मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें हम आज एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे और हमारे चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, जो कि है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके जनरल फीचर्स और उसके नेचर के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हमने हमारे पिछले चैप्टर में, जो कि था चैप्टर नंबर 7 विच वाज ऑल अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें हमने जाना कि रिवोल्ट से पहले कौन से अलग अलग विद्रोह हुए थे, क्या अपराइजिंग्स थी, किन रिबेलियंस ने सर उठाया, उन्हें कैसे सप्रेस किया गया। देन वी सॉ अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट कॉजेज जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। देन वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट वाज इट्स नेचर, हाउ बहादुर शाह जफर वाज मेड द सिंबॉलिक लीडर। देन इवेंचुअली वी हैव ऑल्सो सीन कि कितने हमारे नेटिव जो रूलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ ब्रेवली रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, नाना साहेब, जनरल बख्त सिंह, और इवन द बेगम ऑफ लखनऊ, all of them fought so bravely against the Britishers, but eventually उन्हें कैसे सप्रेस कर दिया गया और कैसे फाइनली पूरा रिवोल्ट दबा दिया गया। और हम देखते हैं कि क्वींस प्रोक्लामेशन होता है, कैसे भारत में नई पॉलिसीज बनाई जाती है, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन द आर्मी का पूरा एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया जाता है, जितने भी लूप होल्स उन्हें समझ में आते हैं फॉरेन सबको भर दिया जाता है। एंड हाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ एरा पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है। लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट द सोसाइटी, हमारे रिलीजन, कैसे उसमें बदलाव आया, कैसे उसमें बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किए गए, उसमें कैसे मिडिल क्लास इंडियन इंटेलिजेंसिया ने अपना रोल प्ले किया। ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। सो वी आर गोइंग टू बिगिन So, we are going to begin with our unit number 4 today, जिसका नाम है रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, और इसमें हम स्पेसिफिकली 2 पॉइंट्स के साथ डील करेंगे। पहले तो हम जानेंगे जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसे वो वर्क करते थे। देन उसके बाद हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और विल ट्राई टू डू अ जनरल सर्वे कि जो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो कौन कौन से हुए, कितने समाज बने, कौन सी सोसाइटीज थी, किन लोगों ने किस मुद्दे के लिए काम किया। सो हमारा ये जो यूनिट 4 है, इट्स ऑल अबाउट अ सोसाइटी, द चेंजेस इट सॉ एंड हाउ एंड हु डिड इट। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 8। अभी सवाल ये उठता है कि क्या राइज देता है इस डिजायर को, इस नीड को कि समाज में बदलाव लाया जाए, क्यों रिफॉर्म लाने की, क्यों सुधार लाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो हम देखते हैं जब 19th सेंचुरी आता है तो भारत में एक मॉडर्न विजन की शुरुआत होती है, एक एनलाइटेंड सेक्शन आता है इंडियन सोसाइटी में। और इनका क्या सोच होगा, ये सोचेंगे कि हमारे समाज में जो दशकों से जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हमारे यहाँ हमेशा से होते आ रही हैं, उसे फिर से एनालाइज किया जाए, उसे फिर से समझने की कोशिश की जाए, और वो हर चीज़ का जस्टिफिकेशन मांगेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज इट इज़। यहाँ पे एक साइंटिफिक टेम्पर, यहाँ पे द आइडिया ऑफ आस्किंग, क्वेश्चनिंग शुरू होगा। और इसकी एक तरीके से हम उसका जो रीज़न है उसे यूरोप के रेनेसांस से भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं 14 से 17 सेंचुरी के बीच में जब यूरोप में रेनेसांस की लहर फैलती है और एक रिवाइवल और रीबर्थ शुरू होता है, नई आइडियाज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी मिलती है, पीपल स्टार्ट टू डेवलप द टेम्पर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो उसका जो इफेक्ट है, हैंगओवर है, वो इंडिया में काफ़ी लेट आता है एंड इट हैपन्स अराउंड द 19th सेंचुरी, बट बेटर लेट देन नेवर, राइट। सो ये जो आइडियोलॉजी है ऑफ आस्किंग थिंग्स और लोगों को चीज़ों को समझने की कोशिश करना, उसकी एंड तक जाना, वो भारत में शुरू होगा। और हम देखते हैं कि कैसे जो समाज के हमारे कस्टम्स थे, हमारे रिचुअल्स थे, हमारी जो प्रथाएं थी, उन पर सवाल उठाना शुरू किया जाता है। और ये सब देखते ही देखते रिफॉर्म मूवमेंट का रूप हासिल कर लेते हैं।
इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो प्ले करता है ब्रिटिश रूल और उसका इम्पैक्ट भारत में। हम देखते हैं कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो बड़ा ही उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट्स नॉट वेरी इजी टू डिफाइन कि व्हाट दे डिड, लेकिन जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रूल आया इंडियन सोसाइटी में, सो हमारे कल्चर पर, हमारी सभ्यता पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। हम देखते हैं कि इससे पहले जो भारत में इन्वेडर्स आते हैं या जो आते हैं और यहाँ पर अपना रूल करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से द मुगल्स, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं इवन दिल्ली सल्तनत में जितने भी अलग अलग डायनेस्टीज आई थी, सो वो सब क्या करते हैं, वो भारत आते हैं, कब्जा करते हैं एंड दे आर गोइंग टू सेटल इन इंडिया। ठीक है, वो भारत में सेटल होंगे, यहाँ के कल्चर को अब्जॉर्ब करेंगे और अमालगमेट करेंगे, अपना कुछ देंगे, भारत से कुछ लेंगे और एक नए कंपोजिट कल्चर की शुरुआत होगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, सो इनका जो आइडिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट था वो बहुत ही अलग था। दे आर गोइंग टू कम हियर, ठीक है, यहाँ पे कब्जा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो सेटल होने नहीं आए हैं। अनलाइक द मुगल्स और द दिल्ली सल्तनत पीपल, दे आर गोइंग टू कम हियर, वर्क, एडमिनिस्टर अस, बट इवेंचुअली दे हैव टू गो बैक टू लंदन। और यहाँ के जो पैसे थे, यहाँ की जो चीज़ें थी, उनकी हर चीज़ वापस उनके देश जाती थी। उनका मकसद यहाँ पर सेटल होकर यहाँ की चीज़ों को बेहतर बनाना नहीं था। अगर हम बात करें इंडिया की और हम बात करें उस वक्त के एनलाइटेंड यूरोप की, अगर हम 18th सेंचुरी के यूरोप की बात करें, सो हम देखेंगे कि वो साइंस में हमसे बहुत आगे थे। उनका साइंटिफिक आउटलुक डेवलप हो चुका था रेनेसांस की वजह से, और उनके सामने जो भारत की सोसाइटी थी वो बड़ी ही स्टैग्नेंट थी। यहाँ पर रेनेसांस का अभी तक शेड नहीं आया था। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सोशल कंडीशन थी, हमारे जो समाज की हालत थी, वो उस वक्त सुधार की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे समाज को उस रिफॉर्म की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में उस वक्त जो रिलीजियस और सोशल बुराइयां थी वो फैल चुकी थी। अगर हम 19th सेंचुरी 19वीं सदी के भारत की बात करें, तो यहाँ पर सुपरस्टिशंस जो था और जो सोशल ऑब्सक्योरेंटिज्म था वो बढ़ चुका था ऐसी हद तक कि लोगों को उसने निगल लिया था। अब जब मैं बात कर रही हूँ सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म मतलब ऐसी चीज़ों को इतना मुश्किल बना देना कि लोग उसे समझ ना पाए, आसान चीज़ों को भी ऐसे पेश करना कि वो लोगों को मुश्किल लगे और वो उसे समझ ना पाए। हम देखते हैं कि जो कल्चर था या जो हिंदुइज्म था उसे भी कैसे मैजिक ने और सुपरस्टिशन ने घेर लिया था, और लोग जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेदास है उससे काफ़ी दूर जा चुके थे। उस वक्त हम देखते हैं जो उस वक्त के प्रीस्ट होंगे, जो प्रीचिंग क्लास होगी, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और अनहेल्दी इन्फ्लुएंस लोगों पर करने लगेंगे, लोगों के दिमाग पर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने लगेगा। हम देखेंगे कि आइडोलेट्री और जो पॉलीथिज्म है, दैट मीन्स पॉलीथिज्म मतलब एक से ज़्यादा गॉड्स में बिलीव करना, इसकी वजह से उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। और देखते ही देखते हम देखेंगे कि जो प्रीचिंग क्लास होगी, जो प्रीस्टली क्लास होगी, वो अपनी मोनोपोली बना लेगी स्क्रिप्चुअल नॉलेज पर, क्योंकि नॉलेज हम जानते हैं जो स्क्रिप्ट्स थी उस वक्त वो संस्कृत में थी और वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही उसे समझ पाता था, उसे डिसाइफर कर पाता था, तो इसका फ़ायदा भी उठाया जाएगा। और हम देखते हैं कि रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है वो ऐसी हो जाएगी कि इट कुड नॉट परसुएड पीपल टू डू, और वो इवेंचुअली उसका जो कब्जा है एक पर्टिकुलर क्लास का वो समाज पर बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन ऑफ विमेन थी इन इंडिया वो बहुत डाउन होती जा रही थी। हम देखते हैं कि जो सोशल कंडीशन थी वो बहुत डिप्रेसिंग थी और जेंडर बायस मौजूद था। और सबसे बुरी कंडीशन ऑफ कोर्स विमेन की थी। कैसे? हम देखते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ही अनयूजुअल नहीं था। दैट मीन्स फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी बच्चियों को पैदा होने के बाद इन्फेंसी की हालत में मार दिया जाता था, कॉज उन्हें हर किसी को मेल चाइल्ड चाहिए था, बेटा चाहिए था। हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज, बच्चों का शादी करा दी जाती थी, और इसकी वजह से सोसाइटी में हम देखेंगे कि चाइल्ड मोर्टालिटी, देन बच्चियां जो हैं जन्म देते वक्त मर जाती थी, मोर्टालिटी रेट्स बहुत हाई होते जा रहे थे, या फिर अर्ली विडोहुड बहुत था। और इन सभी के बाद जो कंडीशन बुरी से बुरी होती गई उसमें सबसे ज़्यादा झेला जो था वो विमेन फोक ने ही झेला था। हम देखते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, दैट मीन्स एक से ज़्यादा बीवी होना, एक से ज़्यादा शादियां करना भी बहुत प्रिवेलिंग था। और पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो एक और कस्टम था जो बहुत ही बुरा था, दैट वाज कुलीनिज्म, जो कि बंगाल में बहुत फैला हुआ था।
इस सिस्टम के अंदर क्या था कि एक ओल्ड एज मैन की शादी, लेट्स से 70-80 ईयर्स ओल्ड मैन की शादी एक यंग 12-13-14 साल की लड़की से कर दी जाती थी, जो अगेन एक बहुत ही बुरी प्रथा थी। और अगर योर हस्बैंड डाइज, इफ द हस्बैंड डाइज, सो जो विडो थी उन्हें सती कमिट करना पड़ता था, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने बड़ा ही अपोज किया। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में उन्होंने एक एक्ट भी, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट भी पास करवाया था। अकॉर्डिंग टू राम मोहन रॉय ये एक मर्डर था और ये हर शास्त्र के खिलाफ था। जो लाइफ ऑफ वुमन थी वो फुल ऑफ मिजरी, दुख, तकलीफ और ह्यूमिलिएशन से भरी हुई थी। अगर हम समाज के एक और इविल की बात करें तो एक बहुत बड़ा इविल था कास्ट सिस्टम, और जो आज भी कुछ हद तक मौजूद है। ऑल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि समाज के कुछ हिस्से में कास्टिज्म आज भी फैला हुआ है। अब कास्ट सिस्टम की वजह से एक सेग्रीगेशन था समाज में, समाज जो है बटा हुआ था, हायरार्की थी, एक स्टेप था, नंबरिंग थे, ऑर्डर्स थे, जिसकी वजह से आपको समाज में रिचुअल्स करने की छूट थी और आपका समाज में पोजीशनिंग थी। और जो लैडर था, जो सीढ़ी के सबसे नीचे थे, वो थे अनटचेबल्स, और जिसे हम शेड्यूल क्लास या कास्ट भी कहते हैं। अनटचेबल्स जो थे सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे, उन्हें सीवियर डिसेबिलिटीज़ और रेस्ट्रिक्शन उन पे इतने ज़्यादा थे, हर किस्म के रेस्ट्रिक्शन और बंदियां लगा दी गई थी कि वो समाज में एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाते थे। लोगों को इतने ग्रुप्स में बांट दिया गया था। और सबसे बड़ा जो मॉडर्न टाइम का ऑब्स्टेकल अगर हम देखेंगे कि हमारे समाज में जो नेशनल फीलिंग है और जो यूनिटी है और डेमोक्रेसी है वो लेट क्यों फैली, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये कास्टिज्म था, जो हमें बांटा हुआ था। जो कास्ट कॉन्शियस थी, जो एक फीलिंग थी कि आई एम फ्रॉम दिस कास्ट एंड दैट पर्सन बिलोंग टू दैट कास्ट, इसकी वजह से हमारे यहाँ हर समाज में कस्टम्स थे। फॉर एग्जांपल अगर शादी भी करनी है तो कास्ट को देखकर होती थी। और ऑल दो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल था हिंदू सोसाइटी में, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और इवन सिख उस टाइम के इससे अछूए नहीं थे। उनके यहाँ भी लाइटर फॉर्म में बस कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी कुछ हद तक देखने को मिलती थी। हम देखते हैं कि ये जो रिजिड था बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम, बहुत टाइट था। इसमें सोशल मोबिलिटी वॉज चेक्ड, सोशल डिवीजन, यानी इतना ज़्यादा हम बटे हुए थे कि समाज ने लोगों को जो अनटचेबल से या निचले जमात के लोग थे उन्हें बिल्कुल दबा दिया था। और इसके साथ जो सबसे बुरी चीज़ थी वो ह्यूमिलिएशन, जो बेइज्जती आपको की जाती थी आपके साथ, जस्ट कॉज यू आर सपोज टू बी फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट। और इसकी वजह से हमारे ह्यूमन डिग्निटी, ये जो एक इंसान की जो इज्जत है उसके पूरे खिलाफ था। एक और रीज़न अगर हम देखते हैं जो रिफॉर्म का, और जो उस वक्त हमारी सोसाइटी थी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 19th सेंचुरी, सो यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर था उसका एक तरीके से अपोजिशन किया जाता था। हम कॉलोनियल रूल को एलियन रूल के तौर पर देखते थे और हम समझते थे कि जो कॉलोनियल कल्चर है ये हमारे समाज को खाने के लिए, उस पर डोमिनेंसी बनाने के लिए आ रहा है। और हम देखेंगे कि कॉलोनियल कल्चर और आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी दिया जाएगा हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, और उसे देखा जाएगा कि ये एक पोटेंशियल थ्रेट है हमारे समाज के लिए। अब एक न्यू अवेयरनेस जो आती है एनलाइटेंड इंडियंस में। अभी एनलाइटेंड इंडियंस कौन है? ये वो इंडियंस हैं जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होगी इंग्लिश में। ये नॉर्मली मिडिल क्लास होंगे और ये इंटेलिजेंसी हमारा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनेगा भारत में, जो एक अलग वेस्टर्न सोच के साथ भारत में काम करेगा। अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर था, ये जो कॉन्शियसनेस थी ऑफ डिफीट, कि हमारे ऊपर एक बाहरी ताकत ने आया है और हम पर कब्जा कर लिया है, इन सभी का नतीजा और उनकी एजुकेशन का नतीजा ये होगा कि एक नई अवेकनिंग हुई और ये जो नई अवेयरनेस थी ये इंडिया में फैली। और हम देखते हैं कि बाय अ हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स बिकॉज वीकनेस ऑफ विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, और इन लोगों ने सोचा कि कुछ बाहर के लोग आकर हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और हमारे पूरे समाज पर कब्जा किए हुए हैं। और यहीं तो शुरू होती है कि जो हमारे कुछ इंग्लिश एजुकेटेड, स्पेसिफिकली जो बंगाली यूथ था, ये लोग डेवलप करेंगे एक रेवोल्यूशन, ठीक है, और ये बात करेंगे हिंदुइज्म में और हमारे रिलीजन में, कल्चर में चेंजेस की। ये पुराने जो आइडियाज़ होंगे रिलीजन के, जो पुरानी प्रथाएं होंगी, ट्रेडिशंस होंगे, उसे डेलिबरेटली अपोज करने की कोशिश करेंगे और ऐसी चीज़ें अपनाएंगे जो उस वक्त के सेंटिमेंट्स को बहुत ही
तकलीफ देंगी। दे वुड स्टार्ट ड्रिंकिंग वाइन और वो दे वुड ईट बीफ, और ये उनका एक तरीके का रिस्पॉन्स होगा ये बताने का कि हम इस समाज से अलग होना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इवेंचुअली इन सभी का मेन मकसद ये था कि समाज में बदलाव लाया जाए, रिफॉर्म लाया जाए और बेहतरी की तरफ बढ़ा जाए। हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के जो आखिरी का दशक होगा, यहाँ पे नेशनलिज्म, मुल्क के लिए जो जज्बा है वो तो बढ़ेगा, डेमोक्रेसी के लिए जज्बात बढ़ेंगे, साथ ही साथ एक नया सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस आउटलुक बनाने की भी कोशिश की जाएगी और भारत के लोगों में समाज में बदलाव लाने का एक जज्बा पैदा होगा। हम देखेंगे कि जो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ है और जो उनका कल्चर है वो उनकी उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, और अब हम सोचेंगे कि अब हमें रिजॉल्व टू रिफॉर्म करना है। और ये जो सोशो कल्चरल रेजिनेशन होगा, इसकी वजह से हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी वॉज occasioned by the colonial presence but not created by it. So let's learn about it. सो हमारा जो सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस था रिफॉर्म का, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम पार्ट कहेंगे किसने सबसे ज़्यादा काम किया इस तबके में, तो वो हमारा मिडिल क्लास था। क्यों? जैसे मैंने कहा कि दे वर द वन जिन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन भी और वेस्टर्न एजुकेशन भी, अगर हम दोनों की बात करें सो। और ये जो हमारी जो इमर्जिंग न्यू मिडिल क्लास थी, ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स, ये हमारे बुद्धिजीवी, हमारी इंटेलिजेंसिया थी, और वो साथ ही साथ चाहेंगे कि वो अपने आप को वेस्ट में यूरोप में जो मिडिल क्लास समाज है उससे अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बट हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में जो इंटेलिजेंसिया है या एक मॉडल ढूंढेगा, जैसे कि मैंने कहा एक क्लास की सर्च करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे वेस्ट में आया। हम देखेंगे कि वहाँ पर भी एक वक्त में जो मिडीवल टाइम्स है, वेस्ट ने मॉडर्न टाइम्स में अपनी तरक्की करी, और कैसे उन्होंने रेनेसांस को अपनाया जो कि 14 सेंचुरी में शुरू होकर 17वीं सेंचुरी तक यूरोप में होगा। कैसे उन्होंने खुद में रिफॉर्म किया और कैसे यूरोप में एनलाइटमेंट आया जो 18th सेंचुरी में चला। तो 19वीं सेंचुरी में हम ये सब करने की कोशिश करेंगे भारत में। हम यूरोप को देखेंगे एक मॉडल के तौर पर, और जो इंटेलिजेंसिया होगा 19th सेंचुरी का भारत में, नॉट ग्रो फ्रॉम ट्रेड और इंडस्ट्री। ये लोग ट्रेडर्स या इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग नहीं होंगे। हम देखेंगे कि देयर रूट्स ये बेसिकली कहाँ होंगे, या तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, या फिर ये लॉयर्स होंगे, ये एजुकेशनिस्ट होंगे, दे वुड वर्क इन जर्नलिज्म, या फिर ये मेडिसिन, दे आर गोइंग टू बी अकेडमिक पीपल। और हम देखेंगे कि ये कैसे समाज को बदलने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक इसमें सफल भी होंगे। What gave these reform movements an ideological unity वो rationalism। ये लोग बात करेंगे rationalism की, ये बात करेंगे एक ऐसे रिलीजन की जिसमें पूरी दुनिया आए, they would talk about religious universalism। ये लोग बात करेंगे मानवता की, ह्यूमैनिज्म की बात की जाएगी, और हर चीज़ पर सवाल उठाया जाएगा, उसका रीज़न पूछा जाएगा, किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें द वेरी फेमस राजा राम मोहन रॉय की, तो वो बिलीव करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी लिंकिंग द होल फेनोमेनल यूनिवर्स एंड डेमोन्स्ट्रेबिलिटी एज द सोल क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ। वो हर चीज़ का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना चाहेंगे, वो हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना चाहेंगे, एंड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज़। अगर हम बात करें अक्षय कुमार दत्त की, तो ये रैशनलिज्म अगेन इसको बताएंगे कि ये एक ओनली प्रेसेप्टर है जिसकी वजह से हम सारे नेचुरल और सोशल फिनोमिना को समझ सकते हैं, और इन सभी को हमें प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस से समझना होगा। एंड देन वो अगेन एक रैशनल अप्रोच अपनाएंगे इवन हमारे समाज के ट्रेडिशंस को समझने के लिए, और जो सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस उस वक्त होंगी उसकी भी ज़रूरत, उसका रीज़न, और उन सभी चीज़ों को कहेंगे कि जो हमारा रिलीजन में जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसे फेथ की बजाय रैशनैलिटी के बल पर देखना चाहिए। हम देखेंगे कि जो ब्रह्मो समाज होगा, ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय के जरिए बनाया हुआ एक समाज होगा, एक सोसाइटी होगी। सो ये ब्रह्मो समाज बात करेगा इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास की। वो कहेंगे कि वेदास इनफेलिएबल नहीं है, वो उस पर भी चीज़ों पर क्वेश्चन उठाएंगे। फिर अगर हम बात करें मुस्लिम समाज में हो रहे रिफॉर्म की, तो वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट अलीगढ़ मूवमेंट, जहाँ पर उसके प्रवक्ता होंगे सर सैयद अहमद खान, और ये इम्फसाइज करेंगे कि रिलीजन जो है इम्यूटेबल नहीं है, हमें साथ ही साथ मॉडर्न एज को अपनाना है, हमें एंग्लो एजुकेशन लेनी है, और कैसे हमें समाज में आगे बढ़ना है। दैट वुड बी ऑल अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट।
फिर हम देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होंगे दे आर गोइंग टू सेट असाइड द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन की पावर को सेट असाइड कर देंगे और वो स्टार्ट करेंगे जो समाज में जो रिलीजन में सच्चाई है उसे जानने की, और वो इसका बल अपनाएंगे लॉजिक पर, रीजन पर और साइंस पर। दैट मीन वो हर चीज के पीछे का रीजन जानना चाहेंगे और उसे साइंस के तौर पर देखेंगे। वो डायरेक्टली जो ट्रूथ उन्हें बोला जाएगा उसे सच्चाई मानकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो वो जो द सेम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो अपनाएंगे जो अप्लाई होता है साइंसेस को, और वो कहेंगे इट शुड बी द बेसिस ऑन विच रिलीजन मस्ट जस्टिफाई इटसेल्फ। विवेकानंदा भी कहेंगे कि रिलीजन को, धर्म को भी अपने आप को वही मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो साइंस अपनाता है उसके बेसिस पर अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए। हम देखेंगे कि जो कुछ रिफॉर्मर्स होंगे वो अपील करेंगे टू फेथ एंड एंशिएंट अथॉरिटी टू सपोर्ट देयर अपील, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ रिफॉर्मर्स जो है एंशिएंट अथॉरिटी को भी सपोर्ट करेंगे अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। और हम देखेंगे कि रैशनल और सेक्युलर आउटलुक जो है बहुत एविडेंट होगा, और ये सोशल प्रैक्टिसेस हैं ये एक नया रूप देने की कोशिश करेंगी भारत के समाज को। अक्षय कुमार जो दत्त होंगे फॉर इंस्टेंस, वो जो एक मेडिकल ओपिनियन को सपोर्ट करेंगे और उनका जो व्यू होगा चाइल्ड मैरिज को, उसके लिए वो जो रीज़न देंगे कि क्यों चाइल्ड मैरिज गलत है, उसके लिए वो मेडिकल ओपिनियन देंगे। वो बताएंगे कि कैसे चाइल्ड मैरिज की वजह से मोर्टेलिटी रेट हाई हो रहा है, कैसे बच्चियों की जान जा रही है चाइल्ड बर्थ में। सो ये जो मेडिकल साइंटिफिक आउटलुक वो देने की कोशिश करेंगे एक समाज के एविल को। साथ ही साथ रेफरेंस टू द पास्ट वाज टू बी यूज ओनली एज एन एड एंड इंस्ट्रूमेंट, और हमारा जो पास्ट है, हमारा जो बीता हुआ वक्त है, उसको भी यूज किया जाएगा एज एन इंस्ट्रूमेंट अपनी बात को बताने के लिए। Though the reformers tried to reform the religions, there was a universalistic aspect to their religious perspective. For example, अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो वो कंसिडर करेंगे डिफरेंट रिलीजन को एज अ नेशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल थीजम। वो एक पूरी दुनिया भर के यूनिवर्सल रिलीजन की बात करेंगे। वो हर रिलीजन की अच्छी बातों को अपनाएंगे, उसे हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो मोनोथीज्म वेदास के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, साथ ही साथ वो यूनिटेरिटिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ वो अटैक भी करेंगे पॉलीथीज्म हिंदुइज्म का, और जो ट्रिनिटी है क्रिश्चियनिटी में उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो जो हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय जो डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट एस्पेक्ट को उठाएंगे और एक नए यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। वही अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो ये कहेंगे कि जो सारे प्रॉफिट्स है वो एक ही दीन लेकर, दैट मीन एक ही फेथ लेकर दुनिया में आए हैं, लेकिन हर नेशन और हर कंट्री में अलग प्रॉफिट आए हैं। दैट मीन अगेन ये भी यूनिवर्सल रिलीजन की बात करेंगे। जो सोशल रिफॉर्मर होंगे उनका पर्सपेक्टिव जो है ग्लोबल होगा, और वो इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे रिलीजियस आइडेंटिटी को, साथ ही साथ वो सोशल और पॉलिटिकल आउटलुक के साथ अपने आप को मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। एक नया ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी आएगी समाज में और इन रिफॉर्म मूवमेंट्स में, जिसकी वजह से जो इंसानियत को प्रोग्रेस देने की कोशिश की जाएगी, मॉरल वैल्यूज समाज में नहीं आएंगी, और सबका एक ही मकसद होगा कि लोगों की भलाई हो, ह्यूमन प्रोग्रेस हो। और इस न्यू एस्पेक्ट की वजह से रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को एम्फेसिस मिलेगा, और जो हर इंसान का राइट है, द इंडिविजुअल राइट, कि आप अपने रिलीजन की किताबों को, स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उन्हें रीज़न करें, उन पर सवाल उठाए, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और जो प्रीस्टली डोमिनेशन है, जो एक पर्टिकुलर क्लास का डोमिनेशन है आपके रिलीजन पर, उसे ख़त्म किया जाए और आप इंडिविजुअली चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और किसी का भी आप पर कंट्रोल ना हो, ये रिलीजियस रिफॉर्म के ज़रिए बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हम देखेंगे जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो एक एक्सक्लूसिव कंसर्न नहीं होगा इन मूवमेंट्स का। इनका जो फोकस है वो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस पर होगा, और ये बात नहीं करेंगे कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। ये लोग दुनियावी जो एविल्स है, जो समाज में एविल्स है, उसे ख़त्म करने की बात करेंगे। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एलिमेंट इन सोशल प्रैक्टिसेस, religion was a dominant ideology of the time. It was not possible to undertake any social action without coming to grips with it. अगर हम ये बात समझने की कोशिश करें कि क्यों इन रिफॉर्मर्स ने बार बार रिलीजन पर अटैक किया, उस वक्त के जो हमारे समाज की रवायतें थी, हमारे जो कस्टम्स है, वो रिलीजन के साथ इतने जुड़े हुए थे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर दीज रिफॉर्मर्स के समाज में कस्टम्स में बेहतरी लाई जाए विदाउट रिलीजन की बात किए। ये जो मूवमेंट्स होंगे इनका जो एम्बिट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, कल्चरल एग्जिस्टेंस का होगा,
और एक एवोल्यूशन होगा हमारे कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम का। साथ ही साथ हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लेकिन हम अगर बात करें तो देयर आर गोइंग टू बी टू कंसर्न्स इन मूवमेंट्स के, और जो ये कंसर्न्स होंगे वो मैनिफेस्ट इन द अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज। ये जो हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेज होंगी यानी वो लैंग्वेज जिसमें स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसके अलावा जो हमारी जो रीजनल लोकल लैंग्वेजेस हैं, एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी एजुकेशन का, हमारे रिलीजन को डिफेंड किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया के जो आर्ट और लिटरेचर है, हमारा जो कल्चर है, जो सभ्यता है, हमारा ड्रेस, फूड, एवरीथिंग, इस सब को रिवाइटलाइज किया जाएगा। और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च, जो प्री कॉलोनियल हमारी टेक्नोलॉजी है, उन सब की पोटेंशियल की बात की जाएगी। सो इट्स गोइंग टू बी रिवाइवल ऑफ एवरीथिंग इंडियन। जो बुराई है उसे निकालने की और जो अच्छाई है उसे एम्पलीफाई करने की कोशिश की जाएगी इन रिफॉर्म मूवमेंट्स के जरिए 19वीं सेंचुरी में। एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक द इंडियाज वेरी ओन रेनासांस, इंडियाज वेरी ओन एनलाइटेंड मूवमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। बट हम हमारे आगे के लेक्चर्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से दो स्ट्रीम्स थे इन रिफॉर्म मूवमेंट के, ये कैसे आगे बढ़ते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट समाज, मूवमेंट और लोग आगे बढ़ते हैं, और कैसे उन सब के अपने पर्सनल एम्स होंगे, और वो हर डिफरेंट जो हमारा रिफॉर्मर होगा वो समाज की भलाई के लिए कैसे काम करेगा।